हेलो स्टूडेंट, क्या आप भी इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप पूरे बुक के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं या फिर पूरे बुक के क्वेश्चन के फार्मूले को याद नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो फ्रेंड्स आपके लिए है। क्योंकि फ्रेंड्स गणित के एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट को डर लगता है और बहुत सारे स्टूडेंट पिछली बार फेल भी हुए थे। ऐसा वो इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि फ्रेंड्स उन्होंने क्वेश्चन को तो सॉल्व किया था, लेकिन उन्हें क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में समझ में भी आ रहा था, लेकिन वो फार्मूला नहीं याद कर गए थे। क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते लेकिन फार्मूला ही नहीं याद था। तो ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट होने वाली है, आज की इस वीडियो में आप पूरा वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला यहाँ पर जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम से पहले अगर आप देख रहे हैं तो जितने भी फार्मूले आज की इस वीडियो में हम बताएंगे, उसे आपको एक एक फार्मूले को नोट करते हुए चलना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहले चैप्टर का फार्मूला आप देखिए। कह रहा है वास्तविक संख्याएं, दो संख्याओं का गुणनफल गुणे बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। मतलब कि इससे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, इस बात को आपको नोट कर लेना है। आपको बिलीव नहीं होता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए फ्रेंड्स हम आपसे स्टार्टिंग में ही बोले थे कि जितना भी आज के इस वीडियो में फार्मूला हम प्रोवाइड कराएंगे और जितना भी बोलेंगे इम्पोर्टेंट है, उसको आपको ज़रूर नोट कर लेना है। तो ये पहले चैप्टर से आपका ये कुछ इस टाइप से आएगा फार्मूला, जो कि यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम कैसे अप्लाई करना है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। आज की इस वीडियो में फार्मूला ही रिवीजन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुपद पॉलिनोमियल्स, कुछ इस टाइप से यहाँ पर बहुपद को इस रूप में लिखा जाता है, बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए वास्तविक संख्याओं, जैसे यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं ना, ये सभी क्या है, वास्तविक हैं, तो को बहुपद के गुणांक कहते हैं। ये जो यक्स के गुणांक में यक्स स्क्वायर ये सब देख पाए ना, ये सब गुणांक हैं, जिसे पी एक्स क्यू एक्स या आर एक्स से निरूपित करते हैं। यहाँ पर देखिए ये बहुपद है और ये बहुपद नहीं है, ठीक है ना। पहचान कैसे है, यहाँ पर देखिए ये रूट में लगा है, यक्स की पावर क्या है, भिन्न के रूप में है, तो मतलब कि 1/2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये बहुपद नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, बहुपद की घात। बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात वाले पद का घातांक, उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद की घात। जैसे 3x की पावर 4 माइनस 4x प्लस 2 है, यहाँ पर बहुपद की घात आपसे पूछेगा तो आपका आंसर क्या होगा, तो आप यही कहेंगे कि यहाँ पर x की पावर 4 है, तो बहुपद की घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। बहुपद के प्रकार, एक एक पॉइंट को यहाँ पर समझेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए जल्दी जल्दी इसको हम कवर करते हुए चलते हैं, क्योंकि आपके पास बोर्ड एग्जाम है, आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, टाइम नहीं है, इसलिए फ्रेंड्स थोड़ा स्पीड में चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक पदी बहुपद 3x क्यूब 5x, द्विपदी बहुपद 5x माइनस 3, मतलब दो पद इसमें आपको दिख रहे होंगे, त्रिपद मतलब तीन पद, 1 2 3, ठीक है ना। अचर बहुपद ये इस टाइप से हैं। आप लोग जो भी हम ना बोलें उसको आपको एक बार जरूर ध्यान देना है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट होगा उसे हम जरूर बताएंगे आपको। रैखिक बहुपद, यहाँ पर इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस बी। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये होता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ये हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से आप इसको देख सकते हैं। बहुपदों के शून्यक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको सीख लेना है, ठीक है ना। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद के अधिकतम एक शून्यक होते हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखना। कह रहा है द्विघात बहुपद, द्विघात यहाँ पर बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक होते हैं, 2। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जितने यहाँ पर घात का बहुपद होगा उसके शून्यक उतने ही होंगे। द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योगफल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको नोट कर लेना है, आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसका शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तो शून्यकों का योगफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, यदि अल्फा बीटा को जोड़ेंगे तो माइनस बी अपान ए, मतलब माइनस लगाएंगे, यहाँ पर बी लिखा है उसको लिखेंगे, यक्स स्क्वायर के गुणांक को भाग कर देंगे, ठीक है ना, समझ में आया। यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्या इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर देखिए शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा इक्वल टू सी अपान ए होता है। सी अपान ए यहाँ पर कैसे निकालेंगे, कोई यहाँ पर द्विघात, यहाँ पर आपको
यहाँ पर देखिए द्विघात बहुपद ऐसे दिया रहेगा, ये आपका समीकरण के रूप में यहाँ पर लिखा है। इधर देखिए ये समीकरण के रूप में लिखा है, तो सी अपान ए मतलब सी अपान ए जो भी यहाँ पर संख्या होगा उसको आप लिखिएगा। ठीक है, ये तो फार्मूला लिखा है ना, तो उसी टाइप से यहाँ पर लिखना है। यदि त्रिघात बहुपद के शून्य का अल्फा बीटा गामा हो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप लोग केवल देख लीजिए। जो जो इम्पोर्टेंट है उसमें हम बोल देंगे, उसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर तीसरा चैप्टर का है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है ना, यहाँ पर रेखा युग्म, अनुपातों की तुलना, ग्राफीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण, इसको आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहाँ पर दो यहाँ पर आपको रैखिक समीकरण दिए रहेंगे, और वो कैसे होंगे, दो चर वाले, मतलब एक्स और वाई के रूप में जो आपको दिख रहे हैं ना। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, दो समीकरण दिए गए हैं। अनुपातों की यदि हम तुलना करते हैं, तो अगर इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर नहीं आ रहा है, ऐसे का मतलब कि इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, तब यहाँ पर हमें दोनों यहाँ पर देखिए जो ये समीकरण है और जो ये समीकरण है, इसकी दो रेखाएं होंगी। कैसी होंगी, अगर इस टाइप का अनुपात मिलेगा तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए मिलेंगी। यदि प्रतिच्छेद करते हुए मिलेंगी तो केवल एक हल होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, इस टाइप से दिया जाएगा, अनुपात की तुलना करेंगे, तब आपको बताना है। दोनों टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि रेखाएं कैसी होंगी, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई होंगी, एक दूसरे को क्रॉस करती हुई होंगी। ठीक है ना, और यहाँ पर बीजगणितीय निरूपण में क्या होगा, केवल हमें एक हल मिलेगा। ठीक है, और इसमें आते हैं, इसमें देखिए तीनों का अनुपात बराबर है, तो रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। एक रेखा ऐसे गई है तो उसी के ऊपर से दूसरी रेखा जाएगी, तो इसके हल कितने होंगे, तो इसके फ्रेंड्स अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए प्रॉपर नोट्स कैसे बनाया गया है, इसी टाइप से आपको भी नोट्स बनाना है, लेकिन आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो केवल आप अभी इसको रिवीजन कर लीजिए। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तीन टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं, दो हो गया ना, तो तीसरा यहाँ पर कह रहा है कि अगर इन दोनों का अनुपात कुछ इस टाइप से मिले, दो का अनुपात तो बराबर रहे, तीसरे का ना रहे, तो इससे हमें क्या समझ में आएगा, हमें ये समझ में आएगा कि रेखाएं समांतर हैं और इसका कोई हल नहीं होगा। रैखिक समीकरण युग्म के हल करने की विधियाँ, तीन विधियाँ हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणनखंड विधि। ये विधि आपके सिलेबस में नहीं है, दो विधि है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर लिखा गया है इसको समझ लीजिए। इसमें कह रहा है, इसमें a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यदि यहाँ पर जो अभी आप देख रहे थे, इसका अनुपात यहाँ पर कुछ इस टाइप से है, तो रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें भी संगत होगा, इसमें क्या होगा, असंगत होगा। ठीक है ना, ऐसे समझिए। यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा ना, ये संगत, ये संगत, मतलब जिसका हल मिलेगा वो क्या होगा, संगत, और जिसका कोई हल नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अध्याय 4 द्विघात समीकरण। यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण कैसे, यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए बी सी क्या होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगी, और ए नॉट इक्वल 0। आप एग्जाम में भी देखेंगे तो ए नॉट इक्वल 0 लगा रहे तो डरना नहीं है, ये मानकर चलना है ए नॉट इक्वल यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, नहीं तो ये द्विघात समीकरण नहीं बन पाएगा। आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है एक द्विघात बहुपद के शून्यक तथा द्विघात समीकरण के मूल एक ही होते हैं। ध्यान दीजिएगा जो इसमें लिखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है एक द्विघात बहुपद के शून्यक तथा द्विघात समीकरण के मूल एक ही होते हैं। यदि आपसे बोला जाए शून्यक ज्ञात कीजिए या बोला जाए कि मूल ज्ञात कीजिए, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। आगे बढ़िए, कह रहा है द्विघात बहुपद के मूल या शून्यक दिखाने के लिए इसे शून्य के बराबर दिखाना पड़ता है। मतलब कि यदि यहाँ पर ये बहुपद दिया गया हो और अगर हमें मूल या शून्य ज्ञात करने के लिए बोलेगा, तो इसे हम 0 के बराबर दिखाएंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल, यहाँ पर देखिए इसके मूल अगर हमें ज्ञात करना हो तो हमारे पास एक फार्मूला है, फार्मूला एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यदि आपको गुणनखंड करना नहीं आता है, गुणनखंड से आप इसके मूल नहीं ज्ञात कर पा रहे हैं, आप इस फार्मूले का यूज करके भी गुणनखंड के मूल
मतलब इसका मूल आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना, द्विघात समीकरण का। यहाँ पर क्या है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, कंडीशन यहाँ पर ये है कि जीरो से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पर ये जो दिया गया है, या फिर जीरो के बराबर होगा, तभी हम यहाँ पर इसके मूल ज्ञात कर पाएंगे। अगर जीरो से छोटा होगा मतलब यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे वही लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा स्केच लग गया था। तो यहाँ पर देखिए अध्याय 5 है समांतर श्रेणी। आपका अध्याय 5 कौन सा है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में क्या है, यहाँ पर व्यापक रूप, समांतर श्रेणी में जो भी हम लिखते हैं उसका व्यापक रूप कैसे होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अगर हमें चौथा पद ज्ञात करना हो तो ए प्लस 3d, तीसरा ज्ञात करना हो तो ए प्लस 2d, मतलब एक कम यहाँ पर रहता है, ठीक है ना। ऐसा किस लिए होता है अभी हम बताएंगे आपको। यहाँ पर जहाँ ए प्रथम पद तथा डी क्या है, सार्वंतर है। एपी यहाँ पर ये दिया गया है। डी हम कैसे ज्ञात करते हैं, अगर आपसे सर्वांतर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर कह रहा है डी इक्वल टू A2 माइनस A1। यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे, हमें सर्वांतर ज्ञात करना, चाहे A2 माइनस A1 करके ज्ञात कर लीजिए, या A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3, ठीक है ना। आप ऐसे इसको सर्वांतर ज्ञात कर सकते हैं अगर एपी दिया गया है तब। तो यहाँ पर कह रहा है समांतर श्रेणी का n वां पद। अगर हमसे n वां पद ज्ञात करने के लिए बोलेगा तब हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रेकेट में डी। n वां पद मतलब अगर आपसे बोल दिया जाए 5वां पद ज्ञात कीजिए, 6वां पद ज्ञात कीजिए, और आपको ए पी दिया गया है, तो यहाँ पर 10वां पद, 20वां पद, कोई भी पद आपसे बोला जा सकता है कि ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर n के स्थान पर अगर 20वां पद बोला है तो यहाँ पर 20 लिखेंगे, n के स्थान पर 20 लिखेंगे। डी क्या है, सर्वांतर है, ए क्या है, प्रथम पद है, तो आप 20वां पद ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। अगर हमें कोई समांतर श्रेणी दिया गया है और कह रहा है इतने पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, बोला जा सकता है 5 पदों का योगफल, 10 पदों, 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको प्रथम पद ज्ञात होना चाहिए और सर्वांतर ज्ञात होना चाहिए। जितने पदों को ज्ञात करना है वो क्या होता है, n होता है। 20 पद, 30 पद, 40 पद, जितना भी ज्ञात करना हो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फार्मूला है, नोट कर लीजिए। जब समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा अंतिम पद यल ज्ञात हो तब हम यहाँ पर क्या क्या कैसे इसको लिख सकते हैं, तब यहाँ पर इस वाले फार्मूले को अप्लाई करेंगे। n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल। ए क्या है यहाँ पर प्रथम पद है, यल क्या है अंतिम पद। अगर किसी एपी का प्रथम पद और अंतिम पद दिया गया है और कुल पदों का योगफल यहाँ पर ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पर चैप्टर 6 में। चैप्टर 6 आपका क्या कहता है, इसको बराबर तरीके से इसको लगा लेते हैं पहले यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है अध्याय 6 क्या है, त्रिभुज है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर कह रहा है 2 आकृतियाँ आपको समझते हुए चलना है, ठीक है ना। तो 2 आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान न हो, समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। एक बार और पढ़िए, समझ में आ जाएगा। सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती हैं परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। मतलब सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती हैं लेकिन सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम नहीं होती हैं। ये उसी के लिए लिखा था। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि, कंडीशन होना चाहिए, उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है ना। यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये लिखा है यदि 2 त्रिभुजों में एक त्रिभुज के 2 कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के 2 कोणों के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और ये कौन सी कसौटी होती है, ए समरूपता कसौटी। यहाँ पर फ्रेंड्स हम आपसे एक बात बोलना चाहते हैं, यदि आप इस वीडियो को यहाँ तक देख ही रहे हैं तो प्लीज़ अगर आपको समझ में आ रहा हो तो एक बार अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है,
उन्हें भी पास होने दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यस 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 क्या है, जो भी हम समरूप दिखा रहे हैं वो भुजा को लेकर दिखा रहे हैं, ठीक है ना। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यस ए यस, भुजा कोण भुजा, ठीक है ना, समरूपता कसौटी से। आइए देखते हैं अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। आपसे हम केवल यहाँ पर 30 मिनट लेंगे और पूरे बुक का फार्मूला हम यहाँ पर रिवीजन करवा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ पर देखिए इसको ध्यान से समझना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बनेगा 100%। तो यहाँ पर देखिए एक्स कॉमा वाई एक बिंदु है और क्यू x2 y2 दूसरा बिंदु है। अगर इन दोनों के बीच की दूरी ये लिखा गया है, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो हमारे पास फार्मूला आता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और मतलब अथवा चाहे इस फार्मूले को यूज करिए या फिर इस फार्मूले को। यहाँ पर लिखा है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिखा है। दोनों फार्मूले सही हैं, जो भी आपको सही लगे उसको। अब जैसे x2 माइनस x1 है ना, तो यहाँ पे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर है। आपके आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ से देखिए सेकेंड यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु पी एक्स कमा वाई की मूल बिंदु से दूरी, यदि एक बिंदु दिया गया हो और आपसे बोल दिया जाए कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, तब इस फार्मूले को अप्लाई कर देना। मतलब एक्स वाई है ना, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर कर रूट लगा देना बस, ठीक है ना। जो भी आएगा वही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसमें दिया गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा, 5 स्टार दे दीजिएगा, ठीक है ना। आगे यहाँ पर पढ़िए, इसमें क्या दिया गया है। कह रहा है उस बिंदु पी एक्स कामा वाई के निर्देशांक जो बिंदुओं ए एक्स कामा वाई और बी बिंदु x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है, तब यहाँ पर क्या होगा, फार्मूला कैसे हम ज्ञात करेंगे इसको समझिए। हो सकता है बताने के बाद भी, पढ़ने के बाद भी आपको ना समझ में आ रहा हो, तो समझ लीजिए। दो बिंदु यहाँ पर ये दिया गया है, ए और बी दिया गया है, और यहाँ पर तीसरा बिंदु ऐसा है जो इसको m1 m2 रेशियो में विभाजित कर रहा है। तो इसी तीसरे बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये क्या है m1 m2, ये आपका अनुपात दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए पी एक्स कामा वाई बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। नहीं याद हुआ कोई बात नहीं है, ऐसे याद करिए। 12 21, 12 को उल्टा करेंगे तो 21 आएगा, 12 को उल्टा करेंगे तो 21 आएगा। ऐसे याद कर सकते हैं, ऐसे याद कर लीजिए। बटे में जो भी लिखा है वो सब सेम ही है, इसमें कॉमा लगा है। कॉमा लगा मतलब कि जो यक्स है इससे हमें यक्स वाला मिलेगा और इससे हमें वाई वाला यहाँ पर ये बिंदु मिल जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों बिंदु यहाँ पर सेम ही हो, ठीक है ना। मतलब ये यक्स होता है और ये वाई होता है, मतलब भुज ये कोटि, अगर ऐसे देखना चाहें तो, ठीक है ना। इससे हमें यक्स वाला मिल जाता है और इससे वाई वाला। इधर आते हैं, चौथे नंबर पॉइंट है यहाँ पर। कह रहा है बिंदुओं पी एक्स कमा x1 y1 और क्यू x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड पी क्यू के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि जैसे यहाँ पर ये बिंदु दिया गया है, ऐसे दोनों बिंदु, ये क्या है, P है, ये Q है, ठीक है ना। ये आपका x1 है और यहाँ पर ये y1 है, ये x2 है और यहाँ पर ये y2 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये x1 y1 x2 y2 है तो इसका मध्य बिंदु का अगर हमें निर्देशांक ज्ञात करना हो तो ये हमें देगा। ये इस वाले फार्मूले को अप्लाई करेंगे, हमें मध्य बिंदु का निर्देशांक मिल जाएगा, ठीक है ना। x1 x2 को जोड़कर 2 से भाग, y1 और y2 को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। कॉमा लगाना है, मतलब कि ये बिंदु अलग है, ये मतलब ये आपको पॉइंट अलग मिलेगा, ये पॉइंट अलग मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है, कह रहा है बिंदुओं पी एक्स कामा x1 y1 क्यू x2 y2 तथा आर x3 y3 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है और 3 बिंदु दिए गए हैं, तो कैसे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट में। देखिए आपको यहाँ पर कैसे याद करवाते हैं हम। यहाँ पर x1 x2 x3
देखिए x1 x2 x3 सब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के सब बाहर लगे हुए हैं, तो इसको आप पहले लिख लेना। अब यहाँ सब में आपको y देखिए 2 2 4 6 बार y लिखा है ना, बस लिख लीजिए। आप याद क्या करना है, दोनों में माइनस माइनस का साइन लग जाएगा। यहाँ पर याद करना है 23 31 12, ऐसे आपको कोड याद कर लेना है, ठीक है ना। 2-3 बार कॉपी में लिखिए, याद हो जाएगा। बिंदुओं पी एक्स कमा वाई और क्यों x2 y2 तथा आर x3 y3 के संरेख होने का प्रतिबंध, इसका यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम कहेंगे तीनों बिंदु क्या हैं, संरेख हैं। तो फ्रेंड्स फार्मूला कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको बताने के लिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए जैसे फार्मूला नहीं याद है और आपको क्वेश्चन आ रहा है, तब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फार्मूला याद है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो फार्मूला अगर आप लिख देते हैं, फार्मूला आप लिखते हैं तो उसमें भी आपको नंबर दे दिया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन ना है आपको, अगर फार्मूला याद है तो फार्मूला ही लिख दीजिए। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जो हमें एक भी नंबर नहीं मिलने वाले थे उससे तो हमें नंबर मिलेंगे ना। तो बस आपको इसी टाइप से करना है। अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो फार्मूले को अच्छे तरीके से लिख दीजिए और क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करने का ट्राई भी करिएगा। निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो आपको जो भी कोई भी क्वेश्चन छोड़कर आना ही नहीं है, ठीक है ना। अगर नहीं भी आ रहा है तो उसको सॉल्व करिए, फार्मूला याद है, फार्मूले को लिख दीजिए। बढ़ते हैं 8वें चैप्टर की ओर। यहाँ पर लिखा है अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। तो यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसमें कोण बी समकोण है, थोड़ा फास्ट चलेंगे, आपके पास टाइम कम है, हम सोचते हैं आपको शॉर्ट टाइम में रिवीजन करवा सकें, तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको फास्ट तरीके से समझते हुए चलना है। अगर आपको वीडियो की स्पीड थोड़ा ज़्यादा लगे तो आप कम कर लेना। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोण सी की सम्मुख भुजा बटे में कर्ण। हो सकता है ना समझ में आया हो, यहाँ से समझ सकते हो। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। यहाँ पर भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, इधर आ जाइए। लाल बटे कक्का याद कर लीजिए, ये जो एल बटे के है ना, ये साइन थीटा है। ये ए बटे के जो है ये कॉस थीटा है। एल बटे ए जो है ये आपका टेन थीटा हो जाता है। मतलब कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ऐसे याद कर लेंगे ना। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 साइन थीटा। और इधर देखिए यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 सेक थीटा होता है। और इधर देखेंगे तो सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा। एक दूसरे को अपोजिट में हम लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखेंगे, मतलब बट्टे के रूप में। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 कॉट थीटा, या कॉट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा। जितना कुछ अभी बताए हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, स्टार दे दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर थर्ड नंबर में साइन और यहाँ पर कॉसेक का, यहाँ पर अगर हम गुणा करते हैं कॉसेक ए को, मान कितना आता है, 1 आता है। कैसे आता है कि कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1 साइन है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। याद कर लीजिएगा भाई, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं याद हो रहा है कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस कर लीजिए 2-3 बार, याद है तो ठीक है, नहीं तो अभी आपको याद वैसे भी नहीं हो पाएगा भाई, टाइम कम है। तो अगर अभी तक नहीं याद कर पाए हैं तो अब मत याद करिएगा। जितना भी रिवीजन करा रहे हैं उतना रिवीजन कर लेना, अलग से अब याद मत करना, ठीक है ना। तो अगर आप फास्ट तरीके से याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। 3 फार्मूले हैं, नोट कर लीजिए। नहीं याद हो रहा है फिर भी याद करना है आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कौन सा फार्मूला कहाँ अप्लाई करना है ये आपको आना चाहिए। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है, फार्मूला ही लिख देना, ठीक है ना। क्वेश्चन को छोड़कर मत आना। अध्याय यहाँ पर 9 है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। यहाँ पर थोड़ा पॉइंट समझने वाली बात है, यहाँ पर आपको कैसे समझना है ये बात है, यहाँ पर समझना है। यहाँ पर देखिए उन्नयन कोण, 2 कोण आपको मिलेंगे, एक उन्नयन कोण मिलेगा, दूसरा यहाँ पर अवनमन कोण मिलेगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल से ऊपर स्थित हो तो हमें उस वस्तु को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाना पड़ता है। इस क्रिया में हमारे नेत्र एक कोण बनाते हुए घूमते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं।
उन्नयन कोण हम कैसे पहचानेंगे? मान लेते हैं जो आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है? और यहाँ पर कोई वस्तु है और उसको आप देखने के लिए आप देख रहे थे सीधा, लेकिन देखा कि यहाँ पर कुछ है, तो आप क्या करें? अपने सिर को उठाए और ऊपर देखने लगे। सिर यहाँ पर था, उठाकर आप ऐसे मतलब हल्का उठाए, तो ये कितने कोण बना रहा है? थीटा। तो देखिए, जब हम यहाँ पर हैं और ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो यहाँ पर कितना कोण बन रहा है? थीटा। तो यहाँ पर ये जो भी कोण बना है, ये क्या है? उन्नयन कोण है। अब अवनमन कोण कैसे बनेगा? तो यहाँ पर देखिए, जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल से नीचे स्थित हो, यहाँ पर वस्तु यहाँ पर स्थित है, ठीक है ना? और आप कहाँ पर हैं? यहाँ पर हैं। तो यहाँ से जब आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखना चाहिए सीधा, और आप देख रहे हैं इधर, तो यहाँ पर कितने कोण बनेगा? थीटा का। तो अगर देखें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? समांतर। तो यहाँ पर ये दोनों, ये तिर्यक रेखा, तो यहाँ पर एकांतर कोण बनेगा। कुल मिलाकर आपको डाउट नहीं रखना है, जो उन्नयन कोण होता है और अवनमन कोण होता है, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है? लेकिन वो अलग अलग एंगल पर बनते हैं। जैसे ये यहाँ पर बन रहा है और बाद में ये देखिए, दोनों में कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। बस ये है कि हम ऊपर होते हैं और किसी वस्तु को नीचे देखते हैं, और इसमें क्या होता है? नीचे होते हैं, किसी वस्तु को ऊपर देखते हैं। अगर दो में आपको डाउट बना करे, तो किसी एक को आप याद कर लिया करिए, दोनों आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है ना? बताया ना पॉइंट वाली बात। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर दृष्टि रेखा कह रहा है, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा होती है। ये जो रेखा ऐसे गई है ना, ये दृष्टि रेखा है। एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, क्वेश्चन में आएगा, आपको समझना रहेगा। उन्नयन और अवनमन कोण उसमें बोला जाएगा, तो आपको समझ लेना है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, अध्याय 10 वृत्त सर्किल। आपका अध्याय क्या है? वृत्त है, सर्किल है। वृत्त एक वृत्त की समतल में स्थित उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर स्थित होते हैं। केंद्र, सेंटर, त्रिज्या, रेडियस, व्यास, डायमीटर, ये तो आप पढ़ चुके होंगे। D बराबर 2R। अगर हम वृत्त को दोगुना कर दें तो हमें क्या मिल जाता है? व्यास मिल जाता है। वृत्त को दोगुना कर दें तो हमें क्या मिल जाता है? व्यास मिल जाता है। नोट यहाँ पर कह रहा है, दो या दो से अधिक वृत्त जिनके केंद्र समान होते हैं संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। कोई वृत्त आप ऐसे खींचिए 3 सेंटीमीटर का, कोई वृत्त खींचिए 5 सेंटीमीटर का, दोनों का केंद्र एक ही हो तो उसे हम क्या कहेंगे? संकेंद्रीय वृत्त। किसी भी वृत्त के अनंत व्यास होते हैं तथा इनकी लंबाइयाँ समान होती है। अगर कोई वृत्त खींचा है उसमें बहुत सारे व्यास होते हैं, और व्यास की लंबाई वैसे भी समान होगी, क्योंकि एक ही वृत्त के व्यास हैं सभी। तो यहाँ पर छेदक रेखा हम किसको कहेंगे? कह रहा है, किसी वृत्त के दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है ना? रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि इसमें किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। मेन पॉइंट है, नोट कर लीजिए यहाँ पर। 1 मिनट नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं है, अब दिखेगा आपको, ठीक है ना? यहाँ पर ये देखिए, इसको आपको नोट कर लेना है। स्पर्श रेखा, किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। अब देखिए यहाँ पर स्पर्श बिंदु कह रहा है, कोई भी रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट। अब यहाँ पर देखिए, वृत्त के एक बिंदु पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? केवल और केवल एक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनता है। कह रहा है, एक वृत्त की अधिकतम 2 समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो वृत्त को के केंद्र के विपरीत ओर होती है। जैसे मान लेते हैं ये वृत्त है, तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर होगा, ठीक है ना? वृत्त है, एक यहाँ पर हो जाएगा और एक उसी के सामने हो जाएगा। केवल 2 समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कोई बात नहीं, नहीं याद है इसको मत याद करिए, लेकिन आपको समझना है, याद कर लेना जितना बता रहे हैं बस, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये मत समझना कि जो भी बता रहे हैं क्या पूरा आएगा ये कि नहीं आएगा, ये आप भी नहीं जानते हैं ना। तो बस जितना बता रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो समझ लीजिए उसी से क्वेश्चन बनेगा। जब बिंदु वृत्त पर स्थित हो तब केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखिए यहाँ पर मेन पॉइंट ये आपको यहाँ पर समझना है। चलिए अभी इसको आप ऐसे समझ लीजिए, हम आपको अगर यहाँ पर समझना चाहें समझ लीजिए। कह रहा है, जब बिंदु वृत्त पर देखिए, जैसे ये वृत्त है, मान लेते हैं ये ऐसे वृत्त है। अगर वृत्त के ऊपर यहाँ पर बिंदु स्थित है तो केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और मान लेते हैं बिंदु बाहर है तो हम 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कह रहा है, वृत्त की स्पर्श रेखाओं से संबंधित प्रमेय। जब
एक मिनट, यहाँ पर इसको आप सीख चुके ना, जब बिंदु वृत्त के अंदर स्थित हो तब एक भी स्पर्शरेखा नहीं खींचा जा सकता है। इधर देखिए, वृत्त की स्पर्श रेखाओं से संबंधित प्रमेय, कुछ प्रमेय हैं, आपको याद कर लेना है ऐसे। कह रहा है वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती है। क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये प्रमेय की आवश्यकता होगी, याद कर लेना। कह रहा उप प्रमेय, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा पर, एक मिनट, स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब उस वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, उपप्रमेय है। प्रमेय 2 क्या कहता है? प्रमेय 2 कहता है किसी वृत्त की त्रिज्या के सिरे से खींचा गया लंब उस वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। प्रमेय 3 है किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। बाह्य बिंदु से एक ही वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, हम क्या बताए थे, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसमें क्या हुआ कि 2 खींची जा सकती हैं तो दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 30 मिनट पूरे हो चुके हैं, बस आपसे हम 5 मिनट और चाहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अभी आधा अधूरा फार्मूला रिवीजन करवाना हो तो हम भी रिवीजन करवा देते। लेकिन फ्रेंड्स अगर मान लेते हैं जो फार्मूला हम नहीं बता पाए आपसे, हो सकता है वही आ गया, तब क्या करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स इसको आगे भी देखिए, क्योंकि फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कैसे कैसे यहाँ पर हम फार्मूला लिखते हुए आए हैं, ठीक है ना। शॉर्ट टाइम में आपका रिवीजन हो जाए। अगर आपसे 40 मिनट ले रहे हैं तो आप दे दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स फार्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कह रहा है, इसमें कह रहा है वृत्त की त्रिज्या r तथा व्यास d हो तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर होता है, या फिर इसको हम पाई डी भी लिखते हैं। वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश का फार्मूला क्या होगा। यहाँ पर देखिए एक वृत्त 4 बराबर भागों में विभाजित होता है तब उस एक भाग को वृत्त का चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना हो तो पूरे का क्षेत्रफल निकाल कर 4 से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, तो हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। ये जो आगे आप देख पा रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है। आप इसको अगर त्रिज्या में दिया गया है तो ऐसे लिखेंगे, व्यास में दिया गया है तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। वृत्त का त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर कह रहा है वृत्तीय छेद का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए ये वृत्त है और यहाँ पर ये इसका सेंटर है और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये आपका त्रिज्यखंड है, ठीक है ना। 2 त्रिज्याओं से घिरा है और संगत चाप से ये घिरा हुआ है, जो बीच का है ना, ये क्या होता है, यही त्रिज्यखंड है आपका। तो यहाँ पर देखिए वृत्तीय छेद का वह भाग जो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। त्रिज्यखंड में आपको 2 बातें याद रखना है, एक दीर्घ त्रिज्यखंड होता है और एक लघु त्रिज्यखंड होता है, ठीक है ना। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई अगर हमें ज्ञात करना हो तो किसी त्रिज्यखंड के संगत चाप को उस त्रिज्यखंड का चाप कहते हैं। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई अगर हमें ज्ञात करना हो तो थीटा पान 360, थीटा भी आपको दिया रहेगा और त्रिज्या भी दिया रहेगा, बस फार्मूला अप्लाई कर देना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। थीटा पान 360 इंटू 2 पाई आर, नहीं याद हो रहा है। वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, बस वही तो दिया गया है, थीटा पान 360 अलग से याद कर लो। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बस थीटा पान 360 को गुणा कर देना, हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से जो लघु वाला ये जो ज्ञात किए थे ना उसको आप माइनस कर देना, आपको दीर्घ वाला मिल जाएगा, बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब कह रहा है कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्र, मतलब आप यहाँ पर ऐसे समझिए, जो अगर ये दिया गया है तो अगर ये हमें ज्ञात करना है तो ऐसे करेंगे, ये ज्ञात करना है तो ऐसे ज्ञात करेंगे। केवल त्रिज्यखंड आपसे बोले तो आप करना क्या है, लघु त्रिज्यखंड ही मानकर चलना है, ठीक है ना। आपसे कह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो यही वाला फार्मूला अप्लाई कर देना बस, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। वृत्त का वृत्तखंड, वृत्तीय छेद का वह भाग जो एक जीवा तथा संगत चाप के बीच में परिबद्ध हो वृत्त का वृत्तखंड कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। लघु चाप वाले वृत्तखंड को लघु वृत्तखंड तथा दीर्घ चाप वाले वृत्तखंड को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, ठीक है ना। जो कुछ सही से न देख पाए उसके लिए फ्रेंड्स क्षमा करना, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर सही से समझ में नहीं आ रहा था, तो हम बोल दे रहे हैं, आपको समझ लेना है, ठीक है ना। बाद में हम आपको दिखा भी देते हैं, ठीक है ना, पढ़ लीजिए।
तो यहाँ पर देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस वृत्त की जीवा और त्रिज्याओं से परिबद्ध त्रिभुज का क्षेत्रफल, थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देना, जो आप निकाले रहेंगे हमारा आ जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, मेन पॉइंट है जो अभी हम आपको बताकर भी आए हैं, शायद आपने ध्यान नहीं दिया है। जब तक अन्यथा ना कहा जाए वृत्तखंड और त्रिज्यखंड, लघु वृत्तखंड और लघु त्रिज्यखंड ही होता है। मतलब ये मानकर मत चलना कि इसमें हमें लघु ज्ञात करना है कि दीर्घ त्रिज्यखंड, लघु वृत्तखंड ज्ञात करना है कि लघु त्रिज्यखंड ज्ञात करना है। बस आपको ये मानकर चलना है कि जो भी हमसे कह रहा है, त्रिज्यखंड कह रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आपको हमेशा लघु त्रिज्यखंड और लघु वृत्तखंड ही मानकर चलना है, ठीक है ना। अगर दीर्घ ज्ञात करना होगा तो क्वेश्चन में आपसे खुद बोलेगा, नहीं बोलेगा तो आपको अपने तरफ से उसमें कुछ नहीं करना है, आपको लघु का ही ज्ञात कर देना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 12 नंबर कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यहाँ पर देखिए ठोस आकृतियाँ, ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं ठोस आकृतियाँ कहलाती हैं। ऐसी आकृतियाँ 3D होती हैं, जैसे घन, घनाभ, बेलन, शंख, गोला तथा अर्धगोला आदि। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फार्मूला याद कर लेना। फार्मूला याद नहीं रहेगा क्वेश्चन छोड़ देंगे आप, फार्मूला याद होना चाहिए। कह रहा है कि घनाभ 6 आयताकार समतलों से घिरी बंद आकृति घनाभ कहलाती है। L से लंबाई, B से चौड़ाई, H से क्या होगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका बोर्ड एग्जाम है, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ये लगे कि जो भी हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके लिए इनफ है और आपके पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। आपको बिलीव ऐसे होगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और जो जो मेन पॉइंट हम बताए रहेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें से इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, उसके बेस पर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर घनाभ का आयतन क्या होता है, LPH होता है। घनाभ का पाउस पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L + B × H। यह 4 दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहे तो यही फार्मूला होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL होता है। अब आइए घन में, घन में क्या है, 6 वर्गाकार समतलों से घिरी बंद आकृति घन कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कह रहा है यदि घन का प्रत्येक कोण ए हो, घन का आयतन क्या होता है, A³। घन का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4A²। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6A²। वृत्तीय बेलन में आ जाइए अब, बेलन से संबंधित क्षेत्रफल एवं आयतन। बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², मतलब जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है। बेलन के आधार की परिधि 2πr। बेलन का आयतन πr²h। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr ब्रैकेट में r + h हो जाएगा, ठीक है। लंबवृत्तीय शंकु, शंकु से संबंधित क्षेत्रफल एवं आयतन। तो यहाँ पर देखिए शंकु की त्रिज्या r, ऊंचाई h तथा तिर्यक ऊंचाई l। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई अगर हमें ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, l = r²। r क्या है, त्रिज्या, h क्या है, ऊंचाई। देखिए l भी ऊंचाई है और h भी ऊंचाई है, तो l जो है यहाँ पर ये आपकी तिर्यक ऊंचाई हो जाती है, ठीक है ना। h क्या है, केवल ऊंचाई है। तो यहाँ पर शंकु के वित्तीय आधार का क्षेत्रफल πr²। शंकु के वित्तीय आधार की परिधि 2πr। शंकु आयतन 1/3 πr²h। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ πrl + πr² हो जाएगा। ये हो गया गोला। गोला जिसकी त्रिज्या r है, गोले का आयतन 4/3 πr³। गोले का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, 4πr²। देखिए अर्धगोला याद करने की जरूरत नहीं है, इसी में आधा कर देना। अर्धगोले का आयतन का है तो 4/3 लिखा ना, तो 1/2 से इसमें गुणा कर देना। इसमें भी 1/2 से गुणा करेंगे तो अर्धगोले का आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। 2 से भाग करेंगे तो 2/3 वैसे भी आएगा। अर्धगोले का पृष्ठ 2πr²। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए अर्धगोले के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 2πr² + πr² क्या हो जाएगा, 3πr²। अर्धगोले का देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहेगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है।
और कहेगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 3 πr² होगा, याद रखना। अध्याय 13 सांख्यिकी में आ जाते हैं। कह रहा है सांख्यिकी में आंकड़ों के संग्रह करने, व्यवस्थित करने, विश्लेषण करने और निर्वचन के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसमें सांख्यिकी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, समांतर माध्य पढ़ते हैं, 3 विधि से पढ़ते हैं। समांतर माध्य को माध्य या औसत भी बोलते हैं। जब आंकड़े अवर्गीकृत हों तब यहाँ पर सभी प्रेक्षणों के मानों का योगफल निकालते हैं और प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग दे देते हैं। जब आंकड़े अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध हों तो हमें कुछ इस टाइप से इसको निकालना पड़ता है और जितने भी हैं उसी से हम इसको भाग कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ इसी टाइप से आएंगे। अगर 1 नंबर में आया तो इस टाइप से पूछा जाएगा, नहीं तो इसी टाइप से पूछे जाते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य ज्ञात करने की विधि, एक होती है प्रत्यक्ष विधि और दूसरी कल्पित माध्य विधि, तीसरी है पग विचलन विधि। किसी भी विधि से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, हम तो आपसे कहेंगे प्रत्यक्ष विधि से ही सॉल्व कर लेना क्वेश्चन को, ठीक है ना। अगर हमारी बात मानेंगे तो आप प्रत्यक्ष विधि से ही सॉल्व करना। तो प्रत्यक्ष विधि समांतर माध्य सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जहाँ एफ बारंबारता तथा एक्स आई वर्ग का मध्यमान है। तो यहाँ पर देखिए एक्स आई वर्ग की उच्च सीमा प्लस वर्ग की निम्न सीमा बटे में 2। अगर आप हमारी वीडियो रेगुलर देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, तो ये सब जो लिखा है ना, ये सब आप समझ रहे होंगे। कल्पित माध्य विधि, यहाँ पर इसको हम कुछ इस टाइप से यहाँ पर निकालते हैं। यहाँ पर देखिए इतना कुछ हमें निकालना पड़ता है, तब हम जाकर उसी को सॉल्व कर पाते हैं। इजी होता है लेकिन आपको कुछ ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि में उतना ध्यान देना नहीं पड़ता है, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि या फिर प्रत्यक्ष विधि, तीनों में से किसी को भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो आप प्रत्यक्ष विधि से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। आइए यहाँ पर बहुलक देखते हैं। कह रहा है दिए गए सांख्यिकी प्रेक्षणों में से वह पद जो सबसे अधिक बार आता है, अर्थात उस प्रेक्षणों का मान जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है, बहुलक कहलाता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसमें दिया गया है वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। बहुलक का फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहाँ पर क्या किसको क्या बोलते हैं समझ लीजिए। यहाँ पर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है L, H क्या है, वर्ग अंतराल की माप है, F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता है, F0 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता है, F2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता है। माध्यिका अवर्गीकृत तथा वर्गीकृत आंकड़ों के लिए तथा संचयी बारंबारता बंटन। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका, यहाँ पर देखिए माध्यिका अगर हमें ज्ञात करना हो तो जब आंकड़ों की संख्या यानी एक विषम संख्या हो तब हम क्या करते हैं, मध्य पद निकालते हैं, n+1/2वां पद, तथा माध्यिका क्या बराबर n+1/2वें पद का मान हो जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसी टाइप से जब आंकड़ों की संख्या यानी एक सम संख्या हो तो मध्य पद निकालने के लिए n/2वां पद व n/2+1वां पद। यहाँ पर माध्यिका कैसे निकालेंगे, n/2वें पद का मान निकालेंगे और n/2+1वें पद का मान, दोनों को जोड़ देंगे, बटे में 2 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता बंटन। संचयी बारंबारता के निम्न प्रकार होते हैं, से क्रम से कम प्रकार से अधिक प्रकार। इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं आपको 6 नंबर में, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ये फार्मूला अप्लाई होगा, 100% श्योर है, आप इसको फार्मूले को नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर माध्यिका इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n क्या है, प्रेक्षणों की कुल संख्या, CF क्या है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया यह माध्यक वर्ग की बारंबारता है, H क्या है, वर्ग माप। अगर तीनों में रिलेशन देखना हो, माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध, तो बहुलक इक्वल टू 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। इसमें 5 स्टार बना लीजिए, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ये मत समझना कि 1 नंबर का आएगा छोड़ देंगे, बिल्कुल मत समझना, इसी तरह एक एक नंबर आपके करते चले जाएंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुलक इक्वल टू 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक, कुछ नहीं याद करना है। बहुलक इक्वल टू, बहुलक अलग लिखने में है, इसको अलग कर दीजिए। माध्यक लिखने में बड़ा है, उसको 3 दे दीजिए, और माध्य लिखने में छोटा, उसको दे दीजिए 2 दे दीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पर दोनों का डिफरेंस लगा दीजिए, मतलब कि माइनस लगा देना है। ये सब क्या है, उसी को यहाँ पर क्या किया गया है, पक्षांतर करके निकाला गया है, उससे कोई मतलब नहीं, एक आपको याद करना है बस। तो यहाँ पर अध्याय 14 प्रायिकता, जो कि लास्ट चैप्टर है। तो यहाँ पर देखिए प्रायिकता, किसी परीक्षण को करने पर उसकी घटना के घटित होने की संभावना, यहाँ पर देखिए प्रायिकता कहलाती है। किसी घटना के घटित होने की संभावना को एक संख्या द्वारा मापा जाता है जो कि 0 से 1 के बीच में होता है। हमेशा याद करना,
प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में ही होगा, ना तो 1 से बड़ी वैल्यू होगी, ना तो 0 से छोटी, मतलब नेगेटिव नहीं होगी, ना तो 1 से बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है ना, जो होगी 0 और 1 के बीच में ही होगी। प्रायिकता से संबंधित आधारभूत परिभाषाएं समझ लीजिए। घटना, किसी परीक्षण के लिए एक घटना परीक्षण के कुछ परिणामों को संग्रह होता है, इसे प्रायः ई द्वारा निरूपित करते हैं। संप्रायिक, एक यादृच्छिक परीक्षण के परिणाम संप्रायिक कहलाते हैं यदि एक परिणाम के प्राप्त होने की संभावना अन्य परिणामों के प्राप्त होने की संभावना के बराबर हो। प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, ये फार्मूला मेन है, इसको आपको याद कर लेना है। देखिए यहाँ पर ये जो फार्मूला है, इसमें क्या है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में प्रयोगों के संभव कुल परिणामों की संख्या हो जाती है। एक यहाँ पर प्रायिकता में आप असंभव घटना देखेंगे, एक निश्चित घटना देखेंगे। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है। कहेगा एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। हमेशा याद रखना, एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है और एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। ठीक है ना, 1 से कम और 1 से ज़्यादा नहीं, 1। ठीक है ना, और असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इतने शॉर्ट वीडियो में मात्र 45 मिनट में पूरे बुक का फार्मूला, मतलब जो आप बैठने पर, अगर आप पढ़ने बैठते तो उसको आप कितने मिनट में इसको पूरे बुक के खुश फार्मूले को आप लिखते, बताइए। बहुत ज़्यादा टाइम लगता, लेकिन इतने शॉर्ट टाइम में मात्र 45 मिनट में पूरे बुक के फार्मूले का हम रिवीजन कर चुके हैं। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी अभी तुरंत शेयर करिएगा। ठीक है ना, अगर आप इस वीडियो से थोड़ा सा भी एग्री हैं, आपको ये वीडियोस अच्छा लगा है, तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट इसलिए नहीं शेयर करते हैं, उन्हें लगता है कि हम शेयर कर देंगे तो उन्हें भी आने लगेगा। ये मत रखिए, आप जितना शेयर करेंगे और आप जितना ज़्यादा ये वीडियो देखेंगे उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार देखिए। फार्मूले का रिवीजन अगर आप बार बार कर रहे हैं ना, तो अच्छी बात है, आपको याद हो जाएगा। कम से कम आप एग्जाम में भूलेंगे तो नहीं, बाकी आपकी इच्छा है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।